चलो भाई ठीक है। तो वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। और आज हमारा जो जीएसटी का बैच है उसका क्लास सेकंड है। तो पहले तो हम फर्स्ट क्लास के कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद में जो आज की क्लास के जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जीएसटी मीनिंग और आईटीसी का सिनेरियो पढ़ेंगे। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो आज हमारा जो सिनेरियो होगा, जो बाकी और कुछ जो एडवांस मीनिंग है वो पढ़ेंगे। आईटीसी के बारे में पढ़ेंगे, आईटीसी जीएसटी पोर्टल से चेक कैसे करते हैं उसका हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे, नहीं प्रैक्टिकल सिनेरियो होगा। और अगर टैक्स पेमेंट की नीड पड़े तो वो पोर्टल से कैसे किया जाता है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो देखा जाए तो दो टॉपिक थ्योरेटिकल है और दो टॉपिक प्रैक्टिकल है। अब मुझे फटाफट रिप्लाई दो आप सभी, अगर आप मेरी वॉइस प्रॉपर वे में सुन पा रहे हो और मैं आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा हूं और स्क्रीन भी आपको प्रॉपर वे में शो हो रही है, तब उस केस में एसी का मैसेज डाल दो। प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग कब तक अपडेट होगी? एक दो दिन में हो जाएगी। एक दो ग्रुप चैट में तो ऐड हो गए होंगे आप सभी, यस या नो में बताओ। अगर ग्रुप चैट में ऐड हो गए होंगे, ऑल जीएसटी बोल के ग्रुप चैट होगा, है ना? हाँ, उसके अंदर आप अपनी क्वेरी वगैरह क्लियर कर सकते हैं। हमारी भी टीम उसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिप्लाई करती है और बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करते हैं, तो उसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। इंट्रो क्लास वॉच कर लेना, जिससे टर्म्स एंड कंडीशन, थोड़े वो जो रूल रेगुलेशन होते हैं ग्रुप चैट को यूज करने के, वो थोड़े से आपको क्लियर हो जाए। तो चलो भाई ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट जो हमारा क्लास हुई थी उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। चैट में भी पूछ सकता है, बाकी रेज हैंड भी कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई जुदेर जी बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा 3 क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, आप खराब मत पाइएगा। हाँ हाँ। माने आपने बोला था कि एक जीएसटी नंबर से 2 3 4 5 कितना भी मतलब वो फार्म का नाम ले सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ले लिया तब जाके वो लीगल ट्रेड में क्या रहेगा? किसी एक में ही तो रहेगा सर। वो कैसे मालूम चलेगा कौन सा लीगल ट्रेड में रहेगा मतलब? नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कीजिएगा। माने मान लीजिए कि हम 5 का वो रजिस्ट्रेशन ले लिया, 3 दुकान का रजिस्ट्रेशन ले लिया मैंने सेम एक जीएसटी नंबर में। हाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, ठीक है। हाँ, मेरा जीएसटी नंबर एक ही है लेकिन मेरा दुकान 3 है। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पोर्टल में जो लीगल ट्रेडमेंट दिखाता पोर्टल है के अंदर वो। तीनों लोकेशन अपलोड होगी, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पोर्टल पे तीनों लोकेशन अपलोड होगी। ओके। और सेकंड क्वेश्चन था, आपने उस दिन बोला था कि लद्दाख जो यूपी है हम लोग का, हाँ उसमें अगर उस सेम जगह में अगर माल सेल करते हैं तो उसमें बिल में सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर उन्होंने दूसरा स्टेट में माल सेल कर दिया तो उसमें आईजीएसटी लगेगा ना? हाँ इंटर स्टेट बेचेंगे तब तो आईजीएसटी बेचेगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तब आईजीएसटी होगा। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन था सर, आपने बोला था कि जो जीएसटी नोटिस आता है हम्म। इसमें अगर स्टेट से आएगा तो वो स्टेट का जो नेम रहेगा, जैसे मैं असम से बिलोंग करता हूँ तो उसमें आएगा एजीएसटी। एसजीएसटी नहीं आएगा, एजीएसटी आएगा। नहीं वो मैं यूं कह रहा था कि जैसे क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का खुद के पोर्टल होते हैं ना, हर स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी का पोर्टल होता है। या फिर गवर्नमेंट क्या अच्छा। करती है, आपस में जो जीएसटी नोटिस वगैरह मान लो, या जो भी जीएसटी के आपस में या हमें कोई कन्वर्जेशन करती है, तो वहां पे वो क्या हम्म। एस जीएसटी नहीं लिखती है। वो वहां पे जैसे मान लो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट जो लेटर होगा एस का, वो अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, तो हमारे यहाँ पे आरजीएसटी यूज हो जाता है। बिहार में बीजीएसटी यूज हो जाएगा। इस तरह से काफी सारे स्टेट यूज करते हैं। अच्छा, और अगर सेंट्रल से आएगा तब जाके सीजीएसटी वो रहेगा मतलब? सीजीएसटी वो सीजीएसटी वो सीजीएसटी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके। यही था। ओके चलो ठीक है, बाकियों के डाउट सबके क्लियर है? यस का मैसेज डाल दीजिए। अगर आगे बढ़ना है तो एसी लिख दो, जिससे कि अपन कंटिन्यू कर सकें। हालांकि अभी तो अपने बेसिक चीजें ही चल रही है, आगे जाके काफी एडवांस चीजें हो जाएगी। चलो ठीक है। हाँ भाई तुषार मोर जी बताइए। हाँ तुषार मोर जी बताइए। चलो ठीक है, गलती से ऑन हो गया होगा इनका माइक। सर मैं अभी आया क्लास में, नेटवर्क इशू है। चलो कोई इशू नहीं है, आ जाएगा, नेटवर्क भी सही हो जाएगा। अगर नेटवर्क में फिर भी ज़्यादा दिक्कत आए तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ग्रुप चैट में क्वेश्चन पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। चलो भाई ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को लग सकता है कि स्टार्टिंग में स्पीड स्लो है, लेकिन हमें स्लो रखनी होगी, क्योंकि ये बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं
इनके ऊपर फिर अपनों को आगे जाके वक्त नहीं मिलेगा इन चीजों पे बात करने के लिए, क्योंकि फिर हम काफी सारी केस स्टडी और प्रैक्टिकल फाइलों पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ी हमारी स्पीड स्लो ही होगी, और मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज्यादा स्लो है कि जिसको किसी को ऑब्जेक्शन हो। बताओ, है किसी को ऐसा लगता है कि स्पीड ज्यादा स्लो है? यस या नो में बता दो, यस या नो में बता दो चैट में। चलो भाई ठीक है, मोस्टली आंसर नो ही है, सबके नो ही आए हैं, सबके नो ही आए हैं, तो इसका मतलब सही है स्पीड, इसका मतलब स्पीड सही है। ठीक है भाई, तो आगे फोकस करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बाकी जो जीएसटी मीनिंग है वो पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईटीसी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो कैंडिडेट हल्का फुल्का आईटीसी के बारे में जानते हो कि सर आईटीसी का आज क्या हम पूरा 100% सेगमेंट पढ़ेंगे? नहीं, 100% सेगमेंट में तो 6 से 7 घंटे की क्लासेस होती है, मतलब एक दिन में नहीं करेंगे, अलग अलग पार्ट में करेंगे। आज इनका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे, और एज ए आप जानने लग जाओगे कि इनकी वर्किंग होती कैसे। एज ए फ्रेशर कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनों आज बात करेंगे। चलो भाई ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए आगे सुनिए। नॉर्मल जो जीएसटी मीनिंग के जो वर्डिंग थी वो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, तो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले लास्ट क्लास देख लो। और बाकी जो अब आगे की जो जीएसटी मीनिंग है वो इस तरह से है कि हम बात करेंगे जीएसटी रेट पे। अब देखो, जनरली अगर हम जीएसटी रेट के ऊपर बात करें या हम सप्लाई पे बात करें, तो हमारे पास में ये 4 कैटेगरी होती है: टैक्सेबल रेट, जीरो रेट, एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाई। मैं आपको ये सारा जनरल लैंग्वेज में समझाता हूं, एकदम देसी लैंग्वेज में, जिससे चीजें पकड़ने में थोड़ी आपकी आसानी रहे। तो यहाँ पे देखो, आपको सेगमेंट कुछ इस तरह से समझना है कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि हमारे वर्ल्ड में, या वर्ल्ड का ले लेते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज है, क्या उन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है? यस या नो में बताओ। अगर मैं बात करूं कि हमारे मृत्युलोक में, यानी जो हम रह रहे हैं, एक कौन सा हो गया? देवलोक हो गया, और एक कौन सा हो गया? पाताल लोक हो गया। तो मृत्युलोक, देवलोक और पाताल लोक, क्या इन तीनों लोकों में जो भी चीजें हैं उन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है? आपने जैसे सुना हुआ, कई बार आपने मीम वगैरह देखे होंगे, जैसे गवर्नमेंट्स के ऊपर मीम बनाने काफी आसान होते हैं, बनाने भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, मनोरंजन हो जाता है लोगों का। वैसे ही इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनोरंजन की जैसी चीजें नहीं मिल पाती। तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, जनरली जब भी जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग होती है तो लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम पे मोदी जी सांस लेने पर भी जीएसटी लगा देंगे। ऐसा आपने कभी सुना होगा? कभी ना कभी, कि आने वाले टाइम पे तो मोदी जी पानी पे भी जीएसटी लगा देंगे, सुना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पे जीएसटी है, सांस लेने पर भी है और पानी पे भी है। सर मतलब आप ऑक्सीजन सिलेंडर का बिजनेस करो ना, जीएसटी नहीं होगी क्या? जीएसटी नहीं होगी क्या? आप पानी बेचने का बिजनेस करो, जीएसटी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये अब अपना बहुत ही जनरल लैंग्वेज में समझेंगे, अभी मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। ये जितने भी टॉपिक है ना जो अपना जनरल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ये दोबारा रिपीट होंगे टेक्निकल लैंग्वेज में सारे, अभी बस सब कुछ देसी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। मृत्युलोक, देवलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में जिन भी चीजों का व्यापार होता है, जो भी ऐसी चीज है, सांस, अब सांस ऑक्सीजन नहीं हुआ क्या? व्यापार हो रहा है ना उसका। जिन भी चीजों का व्यापार होगा, अब व्यापार 2 कैटेगरी में होता है, एक तो होता है गुड्स में यानी फिजिकल, और एक होता है सर्विस में। इन तीनों लोकों में जो भी चीज मिलती है जिससे व्यापार किया जा सकता है, उन सब पे जीएसटी लगती है। अपने दिमाग में इस चीज को बिठाओ। पहले क्या बिठाओ? अपने दिमाग में इस चीज को बिठाओ कि तीनों लोकों में, पातालोक, मृत्युलोक और देवलोक, इन पे जिस भी चीजों का व्यापार किया जाता है उन सब पे क्या लगती है? जीएसटी लगती है। इस चीज को पहले अपने माइंड में बिठाओ। अब आपने बिठा लिया, अब आप बोलोगे सर मैं तो कल गोलगप्पे खरीदने के लिए गया था, तो मेरे से तो जीएसटी ली नहीं। मैंने तो कल सब्जी खरीदी, मेरे से तो जीएसटी ली नहीं। अब वो जीएसटी कौन लेता है, कौन देता है, ये थोड़ा सा हम एक क्लास बाद में पढ़ेंगे। अब हम ये समझते हैं कि हर चीज पे जीएसटी है, उन जीएसटी को किस तरह से गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब करके रखा है उसको पकड़ते हैं एक बार के लिए। तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने क्या करा, जितनी भी दुनिया की चीजें थी वो सारी की सारी कलेक्ट कर ली। अब जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ये आपको इसी का रिमोट दिखाई दे रहा है, ये आपको कंपनी का मोबाइल फोन दिखाई दे रहा है, ये माउस दे रहा है, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सारी चीजों को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद में सोचा चलो भाई इनके ऊपर अब जीएसटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। तो इन जनरल मैंने जो यहाँ पे जीएसटी रेट लिखा है, टेक्निकल टर्म्स में इन चीजों को थोड़ा सा अलग किया जाता है, लेकिन जनरल भाषा में पढ़ रहे हैं तो सब ठीक है। तो अभी आप जीएसटी जो रेट है ये समझो कि गवर्नमेंट के पास में 4 कैटेगरी की रेटें हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक नील हो रहेगा, यहाँ पे एक नील हो रहेगा, नील रेट हो रहेगी। एक सेकंड में इसको सही कर ही देता हूं मैं, एक सेकंड में इसको सही कर देता हूं, नहीं तो वो पीपीटी पे वैसे ही गलत रह जाएगा। एक सेकंड, आप जीएसटी की साइड देखो और मैं इस पीपीटी में सही कर देता हूं। एक सेकंड, जीरो रेट के आगे हमें नील रेट और ठीक है, हो गया। हाँ, हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, बस गलतियां सुधार लेना चाहिए, यानी गलतियों को सुधार नहीं आनी चाहिए। वैसे जीएसटी में भी गलती होगी आपसे, है ना, और बस गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, काम करता है गलती उससे होती है, बस गलतियों को सुधारना आना चाहिए। ये मिक्स कंपोजिट सप्लाई पे बात करेंगे बीके जी, वो अभी कर लेंगे, नेक्स्ट वाले जीएसटी मीनिंग्स में कर लेंगे। आज मिक्स और कंपोजिट पे बात नहीं करेंगे, वो सप्लाई हो जाएगी थोड़ी सी, वो एक अलग सिनेरी हो जाएगा। हम पहले इनको पकड़ लेते हैं। देखो भाई, अब ये जो चीज अपनों पकड़ के रखी है, इनके ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, मुद्दा ये है कि सबसे पहला आया टैक्सेबल रेट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गवर्नमेंट ने एक बॉक्स बनाया, नहीं सर्किल बनाया, और इसमें दुनिया भर की जितनी भी चीजें थी वो सारी इकट्ठी कर ली। अब गवर्नमेंट ने इसमें से ये पेन उठाया, तो गवर्नमेंट को लगा यार ये चीज बढ़िया है, क्यों ना इसके ऊपर टैक्सेबल रेट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, टैक्सेबल रेट। तो कहने का मतलब है इनमें से जिन जिन प्रोडक्ट्स को टैक्सेबल रेट में उठा के रखा, तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है उसको ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। मतलब सर, मतलब ये मान लो कोई प्रोडक्ट एक्स है, उसकी रेट है 100 रुपए, यानी फैक्ट्री से 100 रुपए निकल के आया, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई मैं इसके ऊपर रेट लगा रही हूं, कौन सी, टैक्सेबल रेट में इंपोज कर रही हूं। अब जिसके भी टैक्सेबल रेट लग गई, इसका मतलब है कि कस्टमर को इसके ऊपर पैसे देने पड़ेंगे अगर ये प्रोडक्ट एक्स खरीदना है तो। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी टैक्सेबल रेट में गवर्नमेंट ने इन जनरल डाल दिया 5%, 12%, 18% और 28%। मैं क्लियर कर दूं आपको, ये 5, 12, 18, 28 है, ये टैक्सेबल रेट है। इन जनरल हम बोल देते हैं, इन जनरल हम बोल देते हैं कि इतनी रेटें होती है, लेकिन इससे ज्यादा होती है। इसके अंदर आपकी मतलब 6% भी होती है, 7.5% भी होती है, और भी रेटें होती है, 0.25 भी होती है। तो ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ लेंगे। अभी इन जनरल आप यूं समझ लो कि इस तरह के जो स्लैब होते हैं 5%, 12%, 18%, ये किस में आते हैं, टैक्सेबल रेट में आते हैं। तो क्या समझे, जिस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने टैक्सेबल रेट बोल दिया, तो उसमें कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू से ऊपर पैसे देने पड़ेंगे एज ए जीएसटी, यानी टैक्स। बोलो स्टेटमेंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने फिर आगे क्या बोला, गवर्नमेंट ने आगे ये बोला कि हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस पे जीरो रेट लगा देंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हो दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर आता है क्या, बताओ, नहीं आता। हमारे जस्ट घर के पास में तापड़िया बगीची है, उसमें बगीची नहीं है, उसमें क्या नहीं है, बगीची नहीं है। तो क्या समझे, हम ये समझे कि जो हमारा जीरो रेट है इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है। अब थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि जीरो रेट को जीरो क्यों बोला गया, ये टेक्निकल टर्म्स हो जाएगा, इसको हम आगे जानेंगे। अभी हम बेसिक मीनिंग को पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। जीरो रेट का मतलब जीरो नहीं है, मतलब सर जीरो रेट का मतलब होता है एक्सपोर्ट, या होता है SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जिनको नहीं पता स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, एक बार के लिए छोड़ दो, जब दोबारा पढ़ेंगे तब क्लियर कर लेंगे। एक्सपोर्ट सभी जानते ही हो कि देश के बाहर माल बेचना क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन देश के बाहर माल बेच रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो रेट बोलेंगे। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है। जीरो रेट का मतलब ये नहीं है कि जीएसटी जीरो लगेगी, जीरो रेट का मतलब ये नहीं है कि जीएसटी जीरो लगेगी। कश्मीरी पुलाव मांगोगे होटल में जाके तो पुलाव ही देगा, कश्मीर थोड़ी दे देगा। समझ में आ गई बात, समझ में आई या नहीं आई। हाँ, जीरो रेट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट है। जीरो रेट को सर जीरो क्यों बोलते हैं? बहुत बड़ी क्लास है, 3 घंटे की क्लास होगी, एक दिन में नहीं होगी, तब जाके समझ में आएगा। आप बोलोगे ओ आई सी, इसलिए इसको जीरो कहा जाता है। अभी के लिए मुद्दे की बात इतनी है कि जीरो रेट में मैंने कह दिया कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इस बंदे का जीरो रेट है, तो समझ जाना कि ये प्रोडक्ट कहां गया? देश के बाहर गया। समझ में आ गई? जैसे मान लो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैंने दिल्ली माल भेज दिया, ये एक्सपोर्ट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? बोलो, ये जीरो रेट हुआ नहीं हुआ? यस या नो? अरे नहीं हुआ, राजस्थान दिल्ली भारत में ही है, दोनों भारत में ही है। राजस्थान से माल भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, राजस्थान से फ्रांस भेज दिया, राजस्थान से चाइना भेज दिया, यहां दिल्ली से भेज दिया, देश के बाहर। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नील रेटेड। हाँ जी, नील रेटेड। नील रेटेड में क्या आएगा? ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने कहा आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हुआ, बिल्कुल सही कहा। आउट ऑफ इंडिया अगर माल बेचोगे तो एक्सपोर्ट। हालांकि मैं बता दूं इसमें भी एक डेफिनेशन होती है, उसमें फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, मतलब कई से सीन है वो अपना एक्सपोर्ट में पढ़ेंगे, अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे, सारा एक साथ बता दिया। तो मुद्दा यही है कि देश के बाहर माल बेचा वो एक्सपोर्ट है। अब सुनो भाई नील रेटेड, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने कहा यार ये पेन बड़ा खूबसूरत है, एक काम करते हैं इसको नील रेटेड कर देते हैं। तो समझो कि कोई प्रोडक्ट एक्स है, इस प्रोडक्ट एक्स को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? नील रेट कर दिया। क्या कर दिया? नील रेट कर दिया। एक सेकंड के, तो कलर सही नहीं आया, कलर दूसरा पकड़ते हैं। हाँ, प्रोडक्ट एक्स को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? नील रेट कर दिया। तो इसका मतलब मान लो ये मैन्युफैक्चर से 100 रुपए का बना, तो ये मार्केट में बिकेगा भी कितने का? 100 रुपए का ही बिकेगा। यानी गवर्नमेंट ने जिस प्रोडक्ट को नील रेट कर दिया उसमें कस्टमर को ऊपर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बोलो, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कई बार हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं जो नील रेट की कैटेगरी का होता है और हम उसे खरीद लेते हैं, और वो बिजनेसमैन हमसे एज ए जीएसटी कलेक्ट नहीं करता। तो हमें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? हमें यह लगता है कि इस प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, लेकिन उस पे जीएसटी है। उस प्रोडक्ट पे कौन सी जीएसटी है? नील रेट वाली जीएसटी है। और नील रेट वाली जीएसटी का मतलब यही होता है कि कस्टमर को ऊपर पैसे नहीं देने हैं, और इसलिए हमें लगता है उस पर जीएसटी नहीं है, बल्कि जीएसटी है। बोलो, बात क्लियर हो गई? बोलो, बात क्लियर है? ग्रेट मोनिका जी। चलो भाई ठीक है, अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। ध्यान से सुनना, एग्जेम्प्ट का क्या सीन है? एग्जेम्प्ट का सीन ये है कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्ट एक्स है, कह दिया कि भाई ये है एग्जेम्प्ट की कैटेगरी का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को इसके अंदर ऊपर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मतलब जब कस्टमर होगा वो जब इस प्रोडक्ट एक्स को बाय करेगा, कस्टमर जब इस प्रोडक्ट को एक्स को बाय करेगा, तब वो टैक्स के ऊपर पैसे नहीं देगा, यानी टैक्स बोल के पैसा नहीं देगा। तो कस्टमर को क्या लगेगा कि इस प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जीएसटी है। कौन से वाली है? एग्जेम्प्ट वाली है। बोलो, स्टेटमेंट क्लियर है? अब यहां पे आप कहोगे कि सर दोनों का डेफिनेशन सेम सा ही लग रहा है, कोई खास फर्क नहीं आया, कोई खास फर्क नहीं, एग्रीकल्चर नहीं बोल सकते कोई खास। देखो 2 मिनट रुको, मैं वॉइस क्वेश्चन ले लूंगा, खूब सारे लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं, है ना? 2 मिनट रुक जाओ, है ना? थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं। मैं ये सुनो, क्योंकि लगभग जो आपके क्वेश्चन है ना वो मेरे को पता है। मैं इसको पढ़ाऊंगा यहां तक, ठीक है? अभी कंटिन्यू मीनिंग में यहां तक पढ़ाऊंगा। जैसे ही यहां तक मीनिंग हो जाएंगे फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लूंगा, फिर मैं नीचे के पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो। एज ए कंज्यूमर तो कोई फर्क है नहीं, एज ए कंज्यूमर तो कोई फर्क नहीं है, वैसे फर्क है, ध्यान से समझो। देखो बात को समझो। एग्जेम्प्ट सप्लाई वही है, वो चीजें जो खाने पीने की होती है। एज ए जनरल लैंग्वेज में यूं समझो, अगर मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं लेके जाऊं तो, कि जिन चीजों के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जैसे खाने पीने की चीज हो गई, जैसे पानी वगैरह हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, है ना, अंडा वगैरह हो गया। तो जिन चीजों के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, वो सारी चीजें एग्जेम्प्ट के अंदर है। अब इसमें एक चीज समझ लेना, मान लो कि ये बॉक्स है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का है। अब गवर्नमेंट ने जिन जिन प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया है ना, इन जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं,
गवर्नमेंट ने जिन प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया है, पहली बात तो वो ह्यूमन सर्वाइव को बिलोंग करते हैं, और जो एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आ गया ना, वो टैक्सेबल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा इन जनरल। बोलो बात क्लियर हो गई। अब यहां पे कैंडिडेट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आपने कहा जिन चीजों के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, ह्यूमन सर्वाइव की जो चीजें होती है उन पे भविष्य में कोई टैक्सेबल रेट नहीं लगा दे, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए एग्जेम्प्ट कैटेगरी लगा दी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब वही स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैं तो आरटी यानी जिसको बोलते हैं रजनीगंधा, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो क्या मेरी रजनीगंधा एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगी? तो मैं बता दूं, जो मनुष्य है उनकी के लिए जो सर्वाइव की जो चीजें हैं वो एग्जेम्प्ट में आएगी। जो भगवान है, जो महापुरुष है, जो देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बना, यानी उनके खाने पीने की चीजें एग्जेम्प्ट में नहीं है। अब आप और मैं पानी किसको समझते हैं? आप और मैं पानी किसको समझते हैं? पानी पानी होता है। हम एक तो आरओ समझ लेते हैं और एक सादा पानी समझ लेते हैं जिसको टैप वाटर बोलते हैं। अब वो विराट कोहली है और वो एक वो है ना, कौन सी वो उर्वशी रातोला, क्या नाम है, वो पीते हैं वो ब्लैक वाटर। अब वो जो ब्लैक वाटर है वो कोई एग्जेम्प्ट में थोड़ी आएगा, समझ रहे हो ना? वो तो कह देंगे कि भाई हम तो इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है जो आम इंसान, आप और मैं जो आम इंसान है, उनके लिए जो चीजें होती है वो सारी एग्जेम्प्ट के अंदर है। बोलो क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि जो प्रोडक्ट अगर नील रेटेड होके रखे हैं तो वो टेम्परेरी तौर पे नील है, उन पे कभी भी टैक्सेबल रेट कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका आंसर है यस। अगर हम इस तरह से कहें कि सर कोई प्रोडक्ट है टैक्सेबल रेट में पड़ा है और गवर्नमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक बार जीएसटी मतलब टैक्सेबल वाली जीएसटी मत लो, तो गवर्नमेंट टैक्सेबल से उठा के उसको नील कर देगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्रोडक्ट है नील में पड़ा है लेकिन बिना फालतू ही पड़ा है, थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, तो उसको उठा के दोबारा टैक्सेबल में डाल देगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जेम्प्ट वाली चीजें इन जनरल टैक्सेबल में कन्वर्ट नहीं होगी। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है? अभी के लिए ये समझना है। डन डन डन। चलो भाई ठीक है। अब सुनो मेरी बात। नॉन जीएसटी सप्लाई ऐसे ट्रांजैक्शन जो जीएसटी से के अंतर्गत नहीं आते, वो अपने नॉन जीएसटी सप्लाई हो जाते हैं। अब यहां पे देखो, मैं आपको दो प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हालांकि आपको पता भी होगा, मोस्टली लोगों को पता भी होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम हर एक चीज को बेसिक्स लेवल से जानेंगे। दो प्रोडक्ट है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है इनके ऊपर। मैं फ्यूल नहीं लिखूंगा क्योंकि फ्यूल के अंदर कैरोसिन वगैरह गैस वगैरह और ही जाते हैं, उन सब पे जीएसटी होता है। क्या बात है मनीष कुमार जी, बड़ी जल्दी लिखा आपने। एक तो पेट्रोल और एक हमारा डीजल, और एक वो होता है ना पार्टी शार्टी करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, विस्की, वाइन, बियर, जिसको अपनो दारू बोलते हैं, ह्यूमन कंजप्शन वाला जो अल्कोहल होता है वो वाला, हाँ वोडका, हाँ वोडका वोडका है ना, वो समझ गए, भावनाएं समझ गए है ना। हमारे देश लिक्कर, ये वही ना बात मयंक जी, ये वर्ड नहीं आ रहा था, भावनाएं समझ गए। जैसे हमारे लोकल में चलती है डोला मारू, घूमर, है ना, ये नाम है लोकल ब्रांड है वो, ठीक है। तो अब भावनाएं समझ गए। अब जनरली क्या होता है, सर होटल में देखो मेरी बात सुनो, रोटी पे सब जगह टैक्स है, रोटी है उस पे जीएसटी है। अब कई जगह उस पे नील रेट लग जाती है और कई जगह उस पे टैक्सेबल भी आ जाता है। तो देखो वही चीज है, वही चीज है, ठीक है। अब सुनो, चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर ये जो पेट्रोल डीजल है और ये जो अल्कोहल विस्की वाइन वगैरह है, ये कभी टैक्सेबल रेट में कन्वर्ट हो सकती है क्या? तो मैंने उनको क्या है कि स्टार्टिंग में टेक्निकल टर्म्स में बहुत बार समझाया और काफी सारे स्टूडेंट्स को वो टेक्निकल टर्म समझ में आता नहीं था। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक देसी तरीका निकाला, यकीन मानिएगा एक्यूरेसी 100% आई सबकी, ठीक है। सुनो मेरी बात, आपने कभी शादियां वगैरह देखी है? शादियां देखी है? शादियां सबने देखी है? वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वैसे इंडियन वेडिंग है पूरी दुनिया में फेमस है, चलो भाई ठीक है। तो आपने देखा होगा कि शादियों में एक जीव होता है जिसको हम बोलते हैं फूफा, सुना है नाम उसका, फूफा जी।
सुना है, वो नाराज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। मोस्टली शादियों में नाराज हो ही जाता है। मैंने नहीं कहा कि आपकी शादी में हुआ हो, लेकिन कहीं हम सुन लेते हैं आस पड़ोस में, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मेरी सुन लो। वो फूफा नाराज हो जाता है, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि ये एक घर है और इसमें शादी का फंक्शन चल रहा है, और शादी का फंक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे ये फूफा नाम का जो जीव है ये हो गया नाराज। और ये अब क्या कह रहा है कि मैं तो शादी में नहीं रहूंगा और ना मैं खाना खाऊंगा, मैं तो शादी से बाहर जा रहा हूं। ऐसा होता है, कहीं ना कहीं होता होगा, सुन लो, बालहंस की कहानी सुना रहा हूं मैं, बहुत सारे टॉपिक कहानियां से ही समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब ये नाराज हो गया। अब क्या हुआ कि घर वालों ने टेक्निक खोली। टेक्निक क्या लगाई कि तू एक काम कर, तेरी जिद यही तो है, तू शादी अटेंड नहीं करेगा, यही तो जिद है, तू खाना नहीं खाएगा। उसको समझाया जितना समझाना था, फूफा नहीं माना। तूने कहा कि एक काम कर, तू घर के बाहर मत जा, दहलीज क्रॉस मत कर, उससे क्या है कि अच्छी बात नहीं लगेगी। घर के बाहर, जस्ट बाहर, जहां पे शादी के फंक्शन के एकदम बाहर एक रूम है, तू इसमें जाके बैठ जा। तू शादी से बाहर है ही, जो तेरी जिद थी वो पूरी हो गई, खाना वगैरह मत खाना, दहलीज क्रॉस मत कर, कम से कम इस रूम में रुक जा। फूफा जी ने कर दिया यस। क्या कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। सेम एक दूसरा शादी भी थी, यानी ये ए और बी, यहां पे भी शादी का फंक्शन था, यहां पे भी फूफा नाराज हो गया, और ये जो फूफा था ना, ये बाहर वाले कमरे में नहीं रुका, ये जस्ट बाहर आ गया, मकान के जस्ट बाहर आ गया। सर आप समझाना क्या चाहते हो? मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये जो फूफा जी है जो घर के रूम के बाहर है, और जब शादी का फंक्शन स्टार्ट होगा तो इसको यहां से बाहर वाले कमरे से अंदर वाले लाने में को ज्यादा टाइम लगेगा। अगर दोनों पक्ष हैप्पी हो जाते हैं तो क्या ये आ सकता है इजीली? बिल्कुल आ सकता है। अरे बाहर वाले से अंदर लाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंडों में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बचपन में कभी जिद्दी नहीं की थी क्या, मेरे को साइकिल चाहिए, खाना नहीं खाऊंगा, घर ने कहा मत खा, ठीक है। फिर जैसे शाम का खाना बना, चुपचाप ही अपनों उठ के आ गए, और वही अगर घर के बाहर होते तब तो बैठे रहो। समझ में आ गई बात? लेकिन ये वाला जो सीनियरियो है दूसरी वाली शादी में, जो फूफा जी है जो बाहर आ गया, क्या ये इजीली अंदर आ सकता है? अब नहीं आ सकता। दहलीज क्रॉस होने के बाद में नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है कि ये जो फूफा है इसको बोलते हैं प्रेटोल। और जो दहलीज के जो बाहर है, दहलीज, अरे वो दहलीज के बाहर गया, वो तो फोन करने से भी नहीं आएगा, बाहर जाना बड़ी बात हो जाती है, बाहर जाना बड़ी बात हो जाती है। और जो ये बाहर है ना, इसको बोलते हैं वो वाइन वोडका लिक्कर, जिसको बोलते हैं वो लिक्कर यहां पे है। तो क्या समझ में आई बात? समझ में ही आई। देखो कि जो पेट्रोल डीजल है ना, उसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, उसे टैक्सेबल रेट बनाया जा सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट एग्री हो जाती है। क्योंकि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में ही है एक तरीके से, लेकिन वो इस तरह से है कि जब स्टेट गवर्नमेंट एग्री हो जाते हैं तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, यानी टैक्सेबल रेट में आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? लेकिन अपनों लिक्कर की बात करें, वो जीएसटी के दायरे में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो जीएसटी का जो लो है, जो मैंने घर बनाया था, वो जो जीएसटी का लो है उस लो से बाहर है। मतलब ये कि केंद्र सरकार कभी भी वाइन को यानी लिक्कर को सेंट्रल जीएसटी के दायरे में नहीं ला सकती है। स्टेटमेंट क्लियर हो गया? तो बस ये एक ही सिंगल प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आ सकता, क्योंकि वो कंप्लीटली लो के ही बाहर है, लो के ही बाहर है। लेकिन सर फिर पेट्रोल क्यों महंगा है? देखो जीएसटी जिस दिन एप्लीकेबल हो जाएगी पेट्रोल डीजल के, देखो पेट्रोल क्यों महंगा है वो एक अलग सेगमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमारी तापी पाइपलाइन बन चुकी होती तो हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता। तापी बनी नहीं पाकिस्तान की वजह से, कुछ यूक्रेन वाले इश्यूज हो गए, कुछ इश्यूज ये भी हो गए कि जितनी भी ओपेका कंट्री वगैरह है वो अपना प्रोडक्शन डाउन कर रही है, कुछ यूक्रेन वॉर भी इफेक्ट करता है, तो बहुत सारा मटेरियल है। हाँ, एक सिंगल शॉट के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं अगर वो जीएसटी के दायरे में आ जाए तो। और जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है भारत की, वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही। अब आप कहोगे कि सर आपको क्या पता, आपको क्या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर उन्होंने फोन करके बताया क्या आपको? नहीं, मेरे को फोन करके नहीं बताया,
केरल हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल डाली गई थी, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर काउंसलिंग मीटिंग बैठी थी और सभी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव बोल दो या फाइनेंस मिनिस्टर बोल दो, उन सब ने एक स्वर में कहा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में दायरे में लाने का अभी सही समय नहीं आया है। तो क्लियर, न्यूज़पेपर पढ़ो आपको भी पता चल जाएगा। चलो भाई ठीक है, चलो भाई अब कुल मिला के बात ये बताओ, जीएसटी रेट का सेगमेंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब आती है वैल्यू की बात, ध्यान से सुनिएगा। अब वैल्यू होती है दो तरीके की, कितनी होती है? दो तरीके की। टैक्सेबल वैल्यू को आम भाषा में बेस वैल्यू भी कहा जाता है। कोई बोर तो नहीं हो रहा क्लास में? टैक्सेबल वैल्यू को आम भाषा में क्या कहा जाता है? बेस वैल्यू भी कहा जाता है। मतलब सर ध्यान से सुनना, ये वैल्यू है 10,000 प्लस 18%, तो ये 10,000 क्या हुआ? टैक्सेबल वैल्यू। जिस वैल्यू के आगे टैक्स लगेगा, जिस वैल्यू के आगे टैक्स लगेगा वो क्या हो गई? टैक्सेबल वैल्यू। मैं आपको कहूं ये 15,000 रुपीज है, आपने कहा सर जीएसटी इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुई? इनवॉइस वैल्यू। जिस वैल्यू में टैक्स इंक्लूड होता है, एग्जम्प्ट नहीं होता, जिस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है वो क्या है? इनवॉइस वैल्यू। जिस वैल्यू के आगे जीएसटी यानी जिस वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट होगी वो क्या हो जाती है? टैक्सेबल वैल्यू हो जाती है। अगर अपनो बात कहें कि सर ये कोई वैल्यू है 15,000, इस पे मेरे को जीएसटी आगे जोड़ना है, तो क्या करूंगा? प्लस 18%, तो ये 15,000 क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। सर ये इनवॉइस वैल्यू है और मेरे को इसमें से जीएसटी निकालना है, तो माइनस 18%। बोलो क्लियर हो गई बात? डन है? चलो भाई ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू क्लियर हो गया, टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू क्लियर हो गया। ठीक है, अब वर्ड आता है रिटर्न्स। अब देखो दूसरे मीनिंग स्टार्ट हो चुके हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब सुनो, अब हमारा वर्डिंग आती है रिटर्न्स। रिटर्न्स का क्या सीनेरियो है? ध्यान से सुनो। रिटर्न्स का सीनेरियो ये है कि आप इसे यूं समझो कि जब भी मैं कहूंगा कि हमें रिटर्न फाइल करनी है, हमें रिटर्न फाइल करनी है, तब आपको यूं समझना है कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट बना के रखा है। रिटर्न किसको कहते हैं? गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट बना के रखा है, उस फॉर्मेट को टाइमली डिपार्टमेंट में जमा कराना है, उसको बोलते हैं रिटर्न। समझ में आ गई? एक फॉर्म है, साधारण फॉर्म है व्हाइट पेज के ऊपर, हालांकि ऑनलाइन जमा होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते, लेकिन आम भाषा के लिए बार समझ लो, एक जनरल फॉर्म है। आपको उस फॉर्म में लिखना होता है इतना मैंने बेचा, इतना मैंने खरीदा, इतना मैंने टैक्स दिया, इतना मैंने टैक्स लिया, और उस फॉर्म को डिपार्टमेंट में जमा करा दी। इसको बोलते हैं रिटर्न। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, आप देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मुझे ये बताओ पॉलिटिक्स में लड़ाई किस चीज की है? पॉलिटिक्स में लड़ाई किस चीज की है? पॉलिटिक्स में जो लड़ाई है वो है कुर्सी की, चेयर की। ठीक है, कुर्सी की है। जीएसटी में लड़ाई किस चीज की है? जीएसटी में लड़ाई है आईटीसी की। इन जनरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो तुम्हारा जेन्युइन आईटीसी है, जो प्योर जेन्युइन है 200%, वही आप क्लेम करो। और आप ये चाहते हो कि जितना मैं मैक्सिमम क्लेम कर सकूं उतना मैं करूं, और जो मैंने बता दिया वही जेन्युइन है। यानी आप अमिताभ बच्चन हो, जहां पे तुम खड़े हो गए वहां से ही लाइन शुरू हो गई, और गवर्नमेंट ये कह रही है नहीं लाइन यहां से शुरू होगी। तो एक्चुअल में बिजनेसमैन और गवर्नमेंट की जो लड़ाई है वो आईटीसी की ही है। जिसका ध्यान हमें सबसे ज्यादा रखना है वो आईटीसी ही है। सारा खेल आईटीसी पे टिका हुआ है, हर चीज आईटीसी ही है। अगर जीएसटी में अगर आईटीसी का सेगमेंट आपको 200% आ जाता है, जो कि हमें 200% आना ही है, तो ये समझ लो कि जीएसटी फाइलिंग का काम आप आसानी से कर पाओगे अगर इसको आपने अच्छे से पकड़ लिया तो। और अगर आईटीसी का सेगमेंट आपको 200% क्लियर नहीं है और बाकी पूरी जीएसटी आपको क्लियर है, तो आपकी वैल्यू है 0। तो टेंशन मत लो, मैं आपको 0 बनने नहीं दूंगा। मैं आईटीसी का सेगमेंट आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, टेक्निकल, एक्ट वाइज ये अच्छे से 200% तैयार करवा दूंगा।
अब हम इसका जनरल मतलब समझते हैं कि ये आईटीसी होती क्या है, क्योंकि बहुत से फ्रेशर ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता आईटीसी क्या होती है। उनको तो इतना ही पता है सर आईटीसी तो एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है और आजकल नमकीन वगैरह खूब बना रही है, इसका शेयर बहुत ऊपर जा रहा है। तो मैं बता दूं ये वो आईटीसी नहीं है, ये आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मेरी ये पुरानी पीपीटी है और ये वो है मेरा मतलब गोल्डन पीपीटी है, सबको समझ में आता है इससे। तो सेम ये पीपीटी आपकी एक आधे वीडियो में भी देखी हुई होगी, फिर भी इसी पे ही समझाएंगे। तो ध्यान से सुनो आईटीसी क्या है। देखो पहले तो मुझे ये बताओ फटाफट, कल के क्लास का क्वेश्चन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है इन जनरल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है? हाँ भाई चैट में आंसर चाहिए, सबका चाहिए। 20 लाख रुपए। अरे 20 ही बोल दो यार, 20 बोल दो, 40 मत बोलो, मैंने मना करा था, कल ही मैंने मना करा था 40 नहीं बोलना है। आपका आंसर ये होता है कि सर इन जनरल 20 लाख रुपए है लेकिन हमारे स्टेट में 40 लाख रुपए है। अगर आपके स्टेट में 40 है तो, अगर आपके स्टेट में 40 है तो बोलो, बात क्लियर हो गई? हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक। तो मैं बात ये आपको ये कह रहा था कि इन जनरल आप 20 लाख ही बोले। क्या बोले? 20 लाख ही बोले। हालांकि वो लिमिट कई जगह 10 लाख भी है, तो वो अपना थोड़ा सा जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में, जैसे देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। कई बच्चे कह सकते हैं, हालांकि आज तक मैं वो किसी ने नहीं कहा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। जैसे मान लो कोई टॉपिक आ गया, मान लो मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ही आप लोगों को पढ़ाया, तो मैंने आपको इन जनरल उसकी 2-3 बातें कह दी। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये मीनिंग है, ये इसी वक्त ही पूरा करो। भाई साहब अगर इसी वक्त ही पूरा करूंगा, एक मीनिंग एक वर्ड ही 4 क्लास पकड़ लेगा और उससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। और फिर बात वो नहीं है, अगर मैं उसको पूरा भी करूं तो उसमें और भी तो बहुत सारे टेक्निकल शब्दों का मतलब निकलेगा और उन चीजों का हमें पता ही नहीं होगा। तो मेनली क्या है कि जीएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई भी रूल पढ़ोगे, कोई भी एक टॉपिक पढ़ोगे, तो उसमें पूरे जीएसटी की जो वर्डिंग है या अकाउंटेंसी की जो वर्डिंग है वो आपको क्लियर पता होनी चाहिए। अब वो सबको क्लियर पता होती नहीं है। एक तो ये होता है कि पहले आप वो जीएसटी की बुक पढ़ के आओ और फिर मेरे यहां से कोर्स करो, तब तो आपको फिर हल्के फुल्के वर्डिंग समझ में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको इतना पता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स है। अब वहां पे अगर मैं एक एक मीनिंग को एट ए टाइम पूरा करूंगा तो किसी को समझ में आएगा? उन्हीं को ही आएगा जिन्होंने एमकॉम किताब पढ़ के पास आउट की है। जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम किताब पढ़ के, पासबुक वाली नहीं, रात को पेपर आया सुबह तुम दे के आ गए वो वाली नहीं, किताब पढ़ के पास करिए, उनको आएगा। बाकी की 12 बज जाएगी, फिर कहोगे बाजार में जीएसटी हार्ड है। जीएसटी हार्ड नहीं है। चलो भाई ठीक है, फोकस करते। कोई कॉल आने की वजह से डिस्टर्ब हो गए तो सॉरी उसके लिए। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको यह बताया कि जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर जो हमारी लिमिट होती है वो 20 लाख रुपीज होती है। इन जनरल 20 लाख को पकड़ते हैं। फिर मैंने कहा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैंने यही पढ़ाया था। अब फिर मैंने आपको कहा था कि अभी हम कंपोजिशंस के रूल नहीं पकड़ेंगे, पहले हम पकड़ेंगे सारे के सारे रेगुलर के रूल। तो मैं अभी आपको रेगुलर के बारे में ही पढ़ा रहा हूं। यानी जब भी मैं रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब है कि हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, और वो कौन सा लेके रखा है? रेगुलर वाला लेके रखा है। नॉर्मल, रेगुलर में भी नॉर्मल वाला लेके रखा है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल और क्यूआरएमपी में रूल्स में कोई फर्क नहीं है, खाली फीलिंग का फर्क होता है। तो आप कुछ भी मान लो, चाहे नॉर्मल मान लो चाहे क्यूआरएमपी मान लो, कोई बात नहीं। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है? वैसे नॉर्मल ही मान लो अभी के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर है और उसमें नॉर्मल है। डन है? चलो भाई ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में क्या करोगे? व्यापार करोगे नहीं करोगे? व्यापार करोगे तब माल खरीदोगे। तो ये जो स्क्रीन पे आपको गुड्स दिखाई दे रहा है, यानी जो माल दिखाई दे रहा है, ये आपने कर लिया बाय। क्या कर लिया? बाय कर लिया। ठीक है, देखो जी बात ऐसे है रमानंद जी, मैं अभी क्लास ले रहा हूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा दूं यहां पे, फिर मैं सबके क्वेश्चन आंसर लूंगा, मैं सबके लूंगा। और ये हमने मेरे ख्याल से सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था। तो एक बार मेरे को पढ़ाने तो दो, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने तो दो। क्या पता कि आपके जो भी सवाल है वो उसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे।
मेरे को पता है कि आप लोग के कितने क्वेश्चन होते हैं, यकीन मानिए बुझ आती है मेरे को पढ़ाने तो दो, फिर मैं पूरे क्वेश्चन लूंगा, मैं क्वेश्चन आंसर का पूरा वक्त देता हूं। एक बात बताओ, मैंने कभी भी यूं करा कि जब तक कि क्वेश्चन आपके इग्नोर कर दिए वैसे टॉपिक स्टार्ट कर दिया? नहीं करा ना, पूरा वक्त दिया है मैंने कि भाई हाँ भैया बोलो इस पे कोई क्वेश्चन। जब आपने कहा सर कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैंने आगे बढ़ा। तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, सुन लो मेरी तो सुनो, एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, प्लीज एक बार आप कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं जो सवाल पूछूं उसका आंसर देना है, और फिर जब मेरा हो जाएगा मैं बोल दूंगा, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछना। फोकस करो पॉइंट पे। तो पॉइंट ये है कि हम रजिस्टर्ड पर्सन है और हमने ये माल खरीदा है। अब जो ये हमने माल खरीदा, इस माल की वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपए, और इसमें जो टैक्स मैंने पे किया वो कितना है 20,000 रुपीज। तो मैं टोटल पे कितना करके आऊंगा 1,20,000। बोलो राइट है ये बात? बिल्कुल राइट है। यानी 1,20,000 रुपीज मैं पे करके आऊंगा और मुझे ये माल मिल जाएगा इस 1,20,000 के अंदर। 1,20,000 के अंदर मैंने 20,000 रुपए का तो क्या दिया है, टैक्स दिया है, और 1 लाख रुपए का माल का पैसा दिया है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक बिल मिलेगा और ये सारा माल मिलेगा, और ये मैं लेके क्या आ जाऊंगा, अपने घर पे आ जाऊंगा। बोलो सही है? सर हमारे यहाँ बहुत सारे से बड़े तूफान आए थे इसलिए मुझे बिगिनिंग से क्लास नहीं ले पाया। ये सेकंड क्लास है रामानंद जी, ये सेकंड क्लास है, कल वाला क्लास अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, अब सेकंड स्लाइड पे आते हैं। अब ध्यान से सुनो, इन जनरल बता रहा हूं, जो बिल मेरे पास में आया, जो बिल मेरे पास में आया उसके अंदर लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए का माल है, 20,000 रुपए का टैक्स है। तो मैं ये जो बिल है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ले जाके दूंगा, लो भाई साहब मेरा बिल। तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो 20,000 रुपए आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 20,000 रुपए दिखाई दे रहा है, ये टैक्स का पैसा एज ए रिफंड कर देगी। रिफंड वर्ड बोलना गलत है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये 20,000 रुपीज आपको वापस कर देगी। इसको हम आईटीसी बोलते हैं। मतलब सर, मतलब ये जो जीएसटी का आप भुगतान करके आए हो, जो जीएसटी का आप भुगतान करके आए हो, और आप एक व्यापारी हो, और गवर्नमेंट को जब आप ये बिल दिखाओगे तो गवर्नमेंट ये जो टैक्स किया हुआ, जो आपका टैक्स का जो पेमेंट है, ये आपको वापस कर देगी, यानी टैक्स रिफंड होगा, और इस टैक्स रिफंड को हम आईटीसी बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, टैक्स का मतलब जीएसटी ही है। जहां पे भी मैं वर्ड टैक्स वर्ड यूज करूं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही है। क्लियर स्टेटमेंट? ठीक है। अब ये रिफंड है, ये आता कहां है? तो अब रिफंड शब्द यूज नहीं करेंगे, आईटीसी बोलेंगे, ठीक है ना? रिफंड शब्द गलत है वैसे, आईटीसी मिलती है वो। तो यह जो आईटीसी है हमें जीएसटी पोर्टल के वॉलेट क्रेडिट लेजर में मिलती है, और अभी क्रेडिट लेजर ओपन करके दिखाऊंगा मैं। ध्यान से सुनो, जिस चीज का मैं भुगतान करके आया वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ने मुझे एज ए आईटीसी वापस कर दिया। ये आईटीसी मुझे जीएसटी पोर्टल पे मिलती है। कल जीएसटी पोर्टल दिखाया था मैंने, यस या नो में बोलो, दिखाया था। उस जीएसटी पोर्टल में एक वॉलेट होता है। क्या होता है? वॉलेट। या वॉलेट को नहीं पकड़ो तो समझ लो एक लेजर होता है, खाता होता है, उसका नाम होता है क्रेडिट लेजर। उस क्रेडिट लेजर के अंदर वो आईटीसी हमें मिल जाती है। बोलो स्टेटमेंट क्लियर? अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जितनी भी मेरी इनवर्ड सप्लाई होती है, अब माल खरीदना इनवर्ड सप्लाई हुआ नहीं हुआ? जितनी भी मेरी इनवर्ड सप्लाई होती है उन सब पे जो मैं टैक्स का पेमेंट करता हूं, तो इसका मतलब ये टैक्स का जो पेमेंट है सारा का सारा मुझे एज ए आईटीसी वापस मिल जाता है। हाँ, इन जनरल मैं कह सकता हूं यस, कुछ कंडीशंस होती है वो भी अपनों पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि हमें हमारी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो हम टैक्स का भुगतान करते हैं वो हमें एज ए आईटीसी के फॉर्म में वापस मिल जाता है, और ये मिलता है जीएसटी पोर्टल के क्रेडिट लेजर में। बोलो स्टेटमेंट क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो आईटीसी है या जो ये क्रेडिट लेजर है ये क्या यूज का है? ये क्या यूज का है? तो मेरा इसके अंदर जनरल पहला गवर्नमेंट से क्वेश्चन होता है, क्या मैं इस आईटीसी को बैंक में ट्रांसफर कर लूं? नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कंडीशन होती है, वो रेयर होती है, तो वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। अभी हम जनरल सिनेरियो पे चल रहे हैं।
तो आईटीसी का पैसा क्या मैं बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्या मैं आईटीसी के पैसे से कोई बिजली का बिल, मोबाइल का बिल पे कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्या मैं पार्टी को पेमेंट कर सकता हूं आईटीसी से? नहीं कर सकते। अब सुन लो मेरी बात, एक क्वेश्चन तुम मार्केट में फेस करोगे, यानी तुम क्या करोगे कि कईयों का तुम अकाउंट्स करोगे या जीएसटी फाइलिंग करोगे, तो वहां का बिजनेसमैन होगा, वो आपको बोलेगा कि यार अपने पास में आईटीसी पड़ी है 60 लाख रुपीस के समथिंग, और शर्मा जी अपने 40 लाख रुपए मांगते हैं, तो क्यों ना इस आईटीसी से शर्मा जी को पेमेंट कर दो 40 लाख रुपए का। पड़ी तो है ही। तो वहां पे आप कह देना नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आईटीसी से किसी को भी पेमेंट नहीं किया जा सकता, और किसी भी वाया सोर्स से उसको कैश भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब जो फर्स्ट टाइम ये आईटीसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनके माइंड में क्या आ रहा है, फिर यार आईटीसी मतलब की क्या है, ये तो वेस्ट है, गवर्नमेंट ने पागल बना दिया, गवर्नमेंट ने तो क्या बना दिया, पागल बना दिया। अब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पागल नहीं बनाया है, खाली समझने का तरीका है, समझने का तरीका है। देखो मेरी बात सुनो, आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मैं वैसे फर्स्ट क्लास में पूछता हूं, मैं भूल गया था, अब पूछ लेता हूं, मुझे देखो ध्यान से सुनना। जनरली क्या होता है कि आपको कोई भी चीज समझनी है ना, अगर आपको जीएसटी वाकई में समझनी है, तो आपको एंगल पकड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी फिलोसफी की बात कर रहा हूं, लेकिन जरूरी बहुत है, फर्स्ट क्लास में कर लेनी चाहिए थी, नहीं कर पाया। आपको समझने के लिए एंगल पकड़ना पड़ेगा। एंगल समझते हो, बचपन में आपने पढ़े होंगे, कोई इस तरह से कोई ट्राइंगल बना दिया, फिर बीच में लाइन खींच दी, फिर एक और लाइन खींच दी, फिर एक और ऐसी खींच दी, और फिर बताओ कितने एंगल है इसमें। तो आप और मैं थे, वो फटाफट क्लास में हाथ ऊपर करके बोलते सर इसमें 4 एंगल है, और फिर सर उठ के 2 डंडे मारते, दिमाग खराब है तेरा, 4 एंगल है। फिर वो बैठे बैठे क्या करते, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सी टी कर करके, और उसमें से 20 एंगल निकाल देते थे। हुआ ऐसा बचपन में। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को अगर आपको समझना है, तो उसका भी एंगल, आपको एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, तभी वो चीजें समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बिजनेसमैन आपको इतना भयंकर कंफ्यूज कर देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हो गया। वो बोलेगा एक मुकेश था, एक महेश ने बेच दिया, महेश का उसके पास चला गया, राजेश ने उस महेश को पेमेंट कर दिया, महेश से मैंने कुछ खरीदा नहीं, फिर राहुल मेरे को पैसे दे गया। ये जीएसटी में कैसे दिखाऊं? पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, जवाब ही नहीं आएगा कभी। आपको उसमें 2 ही चीजें पकड़नी है, उसको छोड़, महेश मुकेश वो छोड़, तू खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, मुद्दा पहले ये क्लियर कर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीएसटी के अंदर आपको एंगल पकड़ने पड़ेंगे, यानी एक व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा कि मेरा ये व्यू पॉइंट है। जो व्यू पॉइंट आपको आज से ही खारिज कर देना है। अगर आप जीएसटी में परफेक्ट होना चाहते हो, आपको पॉलिटिकल एंगल छोड़ना पड़ेगा। आपका राजनीतिक जिस भी पार्टी से प्रभाव है या झुकाव है, वो आप अपना पर्सनल रखें, उसको अपनी प्रैक्टिस में हावी ना होने दे। काम नहीं कर पाओगे, सरकार की बुराई करते रह जाओगे, और आधी चीजों में तो बुराई भी फालतू करोगे, पता ही नहीं होगा, खाली फोकट बुराई कर जाओगे। जैसे पेट्रोल डीजल, मोदी जी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं ला रहे, जैसे मोदी जी के हाथ में ही है लाना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मुद्दा वो नहीं है कि आपका कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पे झुकाव है, आपको उसको क्रॉस मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? क्रॉस मारना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको दोबारा समझो, मैं वक्त लूंगा यहाँ पे 5-7 मिनट लूंगा। कईयों को लग सकता है कि सर टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि अब जो मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा उनमें बहुत दिक्कत आएगी आपको। ध्यान से सुनो, एक जनरल सवाल है मेरा, हर क्लास में पूछता हूं। अमेरिका का नाम सुना है आपने? अमेरिका का अभी कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया था। 20 साल रहा वो अफगानिस्तान में, अप्रोक्स 20 ईयर्स, है ना। अब इसमें 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो संभाल लेना तुम। तो मुझे यह बताओ अपने ओपिनियन से, अमेरिका अफगानिस्तान से हार के गया या जीत के गया? ओ सॉरी, लूज लिखना था, हार के गया या जीत के गया? बताओ आपका ओपिनियन क्या है। अब देखो मैं बताता हूं, आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया है हार के गया, कुछ लोगों ने आंसर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए था, और कुछ लोगों ने कहा जीत के गया। अब इसमें पकड़ा आप लोगों ने एंगल। एंगल सर कैसे? एंगल ये पकड़ा कि आपने ये देखा कि अमेरिका अफगानिस्तान गया क्यों था। 9/11 पे जो हमला हुआ था,
उनके लोगों को मारने के लिए, वो तो उसने मार ही दिया था, बस निकलने में ही तो लेट हो गई, तो जीत के ही तो गया। लेकिन जिन लोगों ने लूज पकड़ा यानी वो हार के गया, अफगानिस्तान में जो वो करना चाहता था, अपना रूल बनाना चाहता था, वो नहीं बना पाया, तो हार के गया। तो कहने का मतलब है दो एंगल हुए या नहीं हुए। तो लॉ के अंदर कोई चीज ऐसी आती है, आपको लगता है कि सर ये तो व्यापारियों के साथ में अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीसी का फेल का टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो आईटीसी आप लेते हो टेम्परेरी बेसिस पे लेते हो, कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने जो आईटीसी ली थी उसमें पूरे आप 100% सही हो, लेकिन फिर भी आपको नोटिस आएगा और आपको इंटरेस्ट के साथ में गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। तो वहां पे मुद्दा ये नहीं है कि गवर्नमेंट सही कर रही है गलत कर रही है, मुद्दा ये कि लॉ में लिखा हुआ है, मुद्दा ये कि लॉ में लिखा हुआ, लॉ की चीजें माननी पड़ती है। तकलीफ है तो प्रधानमंत्री बनो या हाईकोर्ट में जाके पीआईएल डालो, बात क्लियर हो गई। हम इस चीज का डिस्कस नहीं करेंगे कि सर ये तो सरकार यहां पे गलत कर रही है। भाई साहब तुम्हें लगता है गलत कर रही है, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में जाओ पीआईएल डालो, या फिर तुम प्रधानमंत्री बनो और उसके बाद में तुम चेंज कर लेना। समझ में आ गई बात। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक रास्ते से गुजर रहे हो, ये आईटीसी के ही पॉइंट है सारे, ये सारे आईटीसी के पॉइंट है। अभी जब लॉ पढ़ाऊंगा तब वो सारे मैच होंगे, तुम्हें याद आएगा, हाँ संडे ये पॉइंट इसलिए हमारा था। सुनो मेरी बात, तुम एक रास्ते से गुजर रहे हो, आप लोग एक रास्ते से गुजर रहे हो और वहां पे आपको 2-2 किलो की सोने की ईंट मिल गई। ईंट जानते हो, ब्रिक्स, गोल्ड की ब्रिक्स मिल गई। रास्ते से गुजर रहे हो, उस पूरे रास्ते में कोई नहीं है, लेफ्ट में भी कोई नहीं है, राइट में भी कोई नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, आप अकेले हो। बताओ आप क्या करोगे इन सोने की ईंटों के साथ में? बताओ। ऑप्शन नंबर पहला, घर ले जाओगे। ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कराओगे। ऑप्शन नंबर तीसरा, कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप में से मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो बोलेंगे घर लेके जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा? घर लेके जाऊंगा। अब आप घर ले गए, आपके पास में नोटिस आया और आपको इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ा। अब आप क्या कह रहे हो? सरकार ने मेरे साथ में गलत किया। मेरी बात सुनो, ये ईंट आपकी थी क्या? ये ईंट आपकी थी क्या? नहीं थी ना, नहीं थी ना, तो फिर नोटिस आया और वापस देने पड़े, तो दिक्कत कहां है? समझ में आ गई बात। जो आईटीसी आपका है वो ही क्लेम करना है, जो आपका नहीं है वो क्लेम नहीं करना। मुद्दा ये नहीं है कि सर मेरे घर पे गिर गया, आपको मिला लेकिन आपने खरीदा नहीं ना, आपको मिला लेकिन आपने खरीदा नहीं। बात को समझिए, मैं यही कह रहा हूं, एंगल पकड़ें। अगर कोई पार्टी आपके जीएसटी नंबर पे बिल चढ़ा देती है तो उस पार्टी ने गलती करी। यहां पे यह मुद्दा नहीं है कि सर मेरे जीएसटी नंबर पे तो आया, तेरा था क्या? बिल दिखा दे तो ले ले, बिल नहीं है आजा दे पेनल्टी। समझ रहे हो? ऐसे नियम है। मेरे इस पूरी स्टोरी का कहने का मतलब यही था, मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर कि तुम्हारे ही ऐसी ऐसी आईटीसी होके भी तुम्हारे पेनल्टी आ सकती है। कई बुद्धिजीवी लोगों ने मेरे को ज्ञान दिया यूट्यूब पे। मुद्दा ये नहीं है, जो चीज अपनी है वही क्लेम करनी है। दूसरी बात, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का होता है या आपका होता है? टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का होता है या आपका होता है? गवर्नमेंट का होता है। इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे परेशान नहीं होगे। अगर आपने ये समझा कि ये टैक्स का पैसा मेरा है, ये टैक्स का पैसा मेरा है, इशू इधर ही आएगा, इशू इधर ही आएगा। ठीक है, बस ये 2-3 नियम थे जो मैंने एक एग्जांपल की तरह बता दिए। अब अपनों पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भाई, ध्यान से सुनो। तो आईटीसी जो है वो आपको क्रेडिट लेजर में गवर्नमेंट ने दे दी और इनमें से किसी भी चीज का वो आईटीसी यूज नहीं कर सकते। तो अब आपने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई गवर्नमेंट, तो मुझे आप ये बताओ फिर मैं इस आईटीसी का क्या करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा कि तेरा आईटीसी एकमात्र यूज का है और वो यूज है पे योर सेल्स टैक्स लायबिलिटी, यानी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं
आईटीसी का यूज करके फटाफट रजिस्टर में ये लाइन लिखें और चैट में एन का मैसेज डालें कि आपने नोट कर लिया फटाफट, क्योंकि अब मैं जो पॉइंट पढ़ाऊंगा इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। तब तक मैं पी लेता हूं पानी। ये मैं देखो मैं वॉइस क्वेश्चन लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ एक बार आप। चलो भाई वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब सीन ये हुआ कि हमारी शॉप पे आ गया कस्टमर। क्या आ गया? हमारी शॉप पे कस्टमर आ गया और वो जो कस्टमर है उसको हमने ये गुड्स बेच दिया। क्या बेच दिया? हमारी शॉप पे कोई कस्टमर आ गया और हमने ये सारा का सारा गुड्स उसको बेच दिया। अब जब हम गुड्स को बेचेंगे तो टैक्स कलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ध्यान से सुनो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेगुलर में है, तो आपको कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना है। क्लियर हो गई बात? दूसरा सवाल पूछता हूं, ये टैक्स का पैसा यानी जो जीएसटी तुमने कलेक्ट करी, ये आपकी है या गवर्नमेंट की है? ये आपकी है गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट की। किसकी है? ये गवर्नमेंट की है। अब सुनो मेरी बात, ये माल आपने बेचा, कितने में भी बेचा, मुद्दा वो नहीं है। आपने इसमें टैक्स कलेक्ट करा 15,000 रुपीज का और मंथ आपका एंड हो गया, यानी महीना पूरा हो गया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मंथ एंड होने के बाद में एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करके आपको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, उसको बोलते हैं रिटर्न्स। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, तो हमारा महीना पूरा हो गया, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न बनाएंगे। तो उस रिटर्न की हमें समरी बनानी होती है, तो एज ए मैंने समझाने के उद्देश्य से यहां पे लिखा है मंथली जीएसटी एडजस्टमेंट, यानी एज ए जीएसटी एडजस्टमेंट ऐसा ही होता है। ये ऐसे नहीं लिखा जाता, समझाने के लिए लिखा है खाली मैंने। तो आपको क्या करना है? जीएसटी का एडजस्टमेंट करना है, महीना पूरा हो गया। ध्यान से मेरे सवालों को सुनना। तो उस फॉर्म के अंदर यानी उस रिटर्न में मैं लिखूंगा कि गवर्नमेंट मैंने जो परचेज किया उस पर जीएसटी पे करके आया 20,000 रुपए। स्टार्टिंग में की थी अपनों ने, याद है? स्टार्टिंग में की थी। फिर मैंने लिखा गवर्नमेंट जो मैंने सेल किया उसमें मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, वो कितना करा? 15,000 रुपए। मुझे बताओ मुझे टैक्स कितना जमा कराना है? मुझे बताओ मुझे टैक्स कितना जमा कराना है? फटाफट बताओ चैट में। क्या बात है, हॉर्लिक्स पीने लग गए? हॉर्लिक्स पीने लगी गए? क्या बात है। हाँ आशीष जी, आपने नहीं पिया हॉर्लिक्स? ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं बता दूं, अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या कहा था कि टैक्स का पैसा किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। हमने जब सेल किया तब टैक्स कितना कलेक्ट किया? 15,000 रुपया कलेक्ट करा। तो गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना कितना है? 15,000 रुपए। जिन्होंने भी कहा 5,000 चुकाना है उनका आंसर गलत है। जिन्होंने भी कहा कि सिर्फ नहीं चुकाना उनका भी गलत है। टैक्स का पेमेंट होगा कितना? होगा 15,000 रुपीज का। बोलो क्लियर है? तो ये क्लियर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, मैंने ये पूछा था कि मैंने ये नहीं पूछा आईटीसी कितनी रहेगी, मैंने ये पूछा था कि टैक्स का पेमेंट कितना रहेगा। मुझे पेमेंट कितना करना है? मुझे 15,000 रुपए का पेमेंट करना है। सवाल इतना ही था। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर ये टैक्स का पेमेंट मैं करूंगा किससे? तो वो मैं करूंगा क्रेडिट लेजर से। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो क्रेडिट लेजर है उसमें आईटीसी कितनी है? 20,000 रुपए। मेरे को टैक्स का पेमेंट कितना करना है? 15,000 रुपए में। टैक्स का पेमेंट सबसे पहले हम करते हैं आईटीसी से। क्यों सर? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको लिखाया था आईटीसी का ओनली वन यूज है, पे योर सेल्स टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पे यूज क्या हो गया? यहां पे यूज ये हो गया कि मेरे क्रेडिट लेजर में 20,000 रुपए, टैक्स का चुकाना है मेरे को 15,000 रुपए। क्रेडिट लेजर से जीएसटी को मैंने चुका दिया, तो 20,000 में से 15,000 रुपए पे हो गए और मेरे पास में रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? 5,000 रुपए रह गया। यानी मैंने क्रेडिट लेजर से टैक्स को पेमेंट कर दिया। अब यहां पे 2 चीजें हुई। पहली, तो ये 15,000 रुपीज जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट करे थे वो कैश में किए थे। बोलो कैश में किए थे? सर कैश में किए थे। लेकिन मैंने जो पेमेंट किया गवर्नमेंट को टैक्स का वो किस में करा? आईटीसी में। तो बोलो आईटीसी कैश में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई? बोलो आईटीसी कैश में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई? सर बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है, इस तरह से होती है। दूसरा, सर यहां पे बैलेंस रह गया, बकाया बैलेंस रह गया। सर देखो 5,000 रुपए बकाया बैलेंस रह गया, इसका क्या होगा? गवर्नमेंट खा जाएगी। गवर्नमेंट खा जाएगी? नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं खाएगी। ये पैसा नेक्स्ट मंथ में काम आ जाएगा यार।
आपके बैंक में जो पैसा रह जाता है वो अगले महीने काम आ जाता है, वैसे ही ये पैसा कब काम आएगा, अगले महीने काम आ जाएगा। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है। अब इन जनरल जिस मंथ में हमें टैक्स का पेमेंट कैश में नहीं करना पड़ा, जिस मंथ में हमारा टैक्स का पेमेंट आईटीसी से हो गया, उस मंथ को हम बोल देते हैं जीरो कैश लायबिलिटी इन करंट मंथ, यानी किसी भी प्रकार की कैश की लायबिलिटी हमारे नहीं आई है। बोलो स्टेटमेंट क्लियर हो गया? चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब स्टेटमेंट नंबर सेकंड, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि उसके बाद में प्रैक्टिकली कराना है, क्वेश्चन आंसर है। ध्यान से सुनो भाई। अब रोज रोज बर्थडे होता है क्या? अरे रोज रोज हैप्पी बर्थडे होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। 2 मिनट रुकिए सर जी, बस 2 मिनट रुकिए सुरेंद्र जी, ये स्टेटमेंट पढ़ाते ही मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। अब सुनो मेरी बात, तो सिचुएशन बदलेगी। अगले महीने मैंने फिर से बिजनेस किया, तो मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ में मैंने जो भी परचेज किया, नेक्स्ट मंथ में जो भी मैंने परचेज किया उसमें मैंने जीएसटी का पेमेंट किया 5000 रुपीज। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैंने नेक्स्ट मंथ में जो भी सेल्स किया उसमें मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 11000 रुपीज, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस करंट मंथ में मेरी आईटीसी कितनी हुई? ये 5000 तो पीछे वाले महीने की, ये 5000 करंट महीने की, तो आईटीसी कितनी हो गई टोटल? 10,000 रुपीज। और मैंने जो कलेक्ट करा टैक्स वो कितना करा? 11,000 रुपए। तो बताओ मैं इस महीने टैक्स कितना पे करूंगा? जल्दी बताओ चैट में, इस महीने मुझे टैक्स का भुगतान कितना करना पड़ेगा? फिर से गलत आंसर। ये हुई ना बात मोनिका जी, वीरेन जी, ये हुई ना बात। 11,000। अरे भाई हॉर्लिक्स पिया करो। 1000 कैसे होगा यार? कैसे होगा 1000? मुझे बताओ। टैक्स का पेमेंट तो 11,000 ही होगा। देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। टैक्स का पेमेंट 11,000 ही होगा, टैक्स का पेमेंट 11,000 ही होगा। मैंने अभी प्रवचन दिए थे ना, एंगल पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? एंगल पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, टैक्स का पेमेंट 11,000। अब ये होगा कैसे? पहले तो हमारे पास आईटीसी कितनी है? 10,000। तो हम क्या करेंगे, इस टैक्स के पेमेंट को पहले 10,000 से पे करेंगे। तो क्या पूरा पे हुआ? नहीं हुआ। 1,000 रुपए बच गए ना, 1,000 रुपए बच गए। ये 1,000 रुपए हमारी क्या हो गई? कैश लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई? कैश लायबिलिटी हो गई। इसको पे करने के लिए हमें जीएसटी पोर्टल ओपन करना पड़ेगा, उसमें चालान बनाना पड़ेगा, और चालान बना के इसका पेमेंट करना पड़ा बैंक के द्वारा। कहने का मतलब है कि जो हमारा टैक्स है वो 2 चीजों से पे हो सकता है, एक तो आईटीसी, दूसरा कैश। फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीसी। आईटीसी से पूरा पेमेंट नहीं होगा, फिर हम कैश में करेंगे जो डिफरेंस अमाउंट होगा। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है? तो या तो किसी पर्टिकुलर मंथ में सिचुएशन होगी ये, या फिर पर्टिकुलर मंथ में सिचुएशन होगी ये। बोलो स्टेटमेंट क्लियर? अब सर आईटीसी यानी क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर है ना, वो चेक कैसे करते हैं? जीएसटी पोर्टल पे, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा सर अगर मुझे चालान बनाना पड़े पेमेंट का तो वो कैसे बनाएंगे? ये हम पढ़ेंगे। इन 2 चीजों का हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले अभी तक की क्लास में जो भी आपको कोई डाउट हुआ, ये यहां तक मैंने पढ़ाया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बोलो भाई। अब वो चैट के क्वेश्चन, वो इसके क्वेश्चन अब पूछो। सर इफ एनी पार्टी वांट टू पे एडवांस टैक्स विद कैश इज द पॉसिबल। देखो एडवांस टैक्स अलग चीज हो जाता है। एडवांस टैक्स वैसे तो ये आपका जो वर्डिंग है ये इनकम टैक्स का है, तो उसका तो जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। और एक एक सेक्शन होता है उसमें एडवांस का टैक्स का पेमेंट किया जाता है, तो उसके अंदर आईटीसी का सिनेरियो नहीं आएगा। उसमें वो बिल आपके पोर्टल पे होना चाहिए। तो ये मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा, अप्रोक्स 3 से 4 क्लास लग जाएंगे इसमें, तब ये क्लियर होगा। बाकी नहीं ले सकते वसीम जी। हाँ शाहू जी बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। सर आज का जो क्लास था मुझे समझ में आया, बट एक प्रॉब्लम है जो आप बताए कि बेसिक वैल्यू प्लस 18% इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू।
ये तो समझ में आएगा, बट जब वो बाद में बताए कि इनवॉइस वैल्यू -80% वो बेसिक वैल्यू, ये थोड़ा मेरे को ये सोच सकने में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो ये नहीं है एक ना? काम करते हैं, मैं आगे वाली क्लास में इसकी कैलकुलेशन पढ़ाता हूँ, क्योंकि आज तो मैं कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहा, तो मैं कैलकुलेट करना पढ़ाता हूँ। उसमें क्या है कि अपने तो परसेंट निकालते हैं, उसमें एक में तो 100 नीचे आएगा और एक में 100 ऊपर आएगा, तो मैं कैलकुलेट निकाल के आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। और सर, और एक बात है सर। हाँ सर, वो जो चार्ट का ऑप्शन है, जो चार मैसेज करने का टाइम जो स्क्रीन रोटेट हो जाता है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, जो मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है? नहीं, ये वो नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उस चक्कर में हमने उसको करवा दिया था। अब ये नेक्स्ट अपडेट के अंदर वो हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, वो कह रहे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि वो रोटेट होना चाहिए, तो उन्होंने उसको चेंज करवा लिया। अब तो उसके बाद में उसको पहले वाले में ही चेंज करवा रहे हैं, नेक्स्ट अपडेट में हो जाएगा। हाँ भाई जुदेर जी बताइए। हाँ सर, हेलो। हाँ जी बताइए। सर, ये जो जीएसटी रेट्स उसने लिखा है, टैक्सेबल रेट, जीरो, एजेंटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, ठीक है। इसमें जो लिस्ट है वो मतलब हम लोगों को कैसे मालूम होगा कौन सा आइटम ये किसमें जाता है मतलब? ये अभी पता चलेगा 2-3 क्लासेस के बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसकी पूरा वैसे तो गवर्नमेंट ने चार्ट दे दिया, पहले तो चार्ट ही नहीं था, मतलब अब तो पोर्टल पे चार्ट दे अच्छा दिया, तो एक झटके से पता चल जाता है। ये समझ लो 2 अच्छा, क्लासेस की बात है, 2 क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। मतलब ये चेंजेस होता रहता है। हाँ हाँ बता देता है। जैसे वैसे तो देखो स्टैंडर्ड तो 5 12 18 28 ही है, तो कुछ बेसिक्स हाँ थम्स है उनसे पता चल जाता है। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे चढ़ा के रखा है, वहां से फिर सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मैंने अगर हमको कुछ देखना है तो गूगल सर्च करके भी देख सकता है, हाँ हाँ जैसे गूगल एक सर्च तो टाइम के वैसे ही लिए। बहुत पावरफुल है, उससे भी हो जाता है। बाकी डायरेक्ट पोर्टल पे डाल के रखा है, वो मैं आपको 1-2 क्लासेस के अंदर क्लियर करवा दूंगा। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू थैंक यू। ओके। हाँ एक चीज का भी ध्यान रखिएगा, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मेरी जो इंग्लिश है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि कईयों के नाम को प्रोनाउंस करने में मैं थोड़ा गलत वर्ड यूज कर लूं, है ना, तो थोड़ा सा उसको दिल पे मत लगाना। अब वो वही बात है, टंग का ट्विस्ट है, तो थोड़ा सा समझ जाना, है ना, हो जाता है कई जगह। ठीक है, चलो भाई। हाँ चलो भाई, यू टीच इज वेल, चलो भाई थैंक यू जी। सर एक्सप्लेन एग्जेम्प्ट अगेन, देखो मैं बताता हूं एग्जेम्प्ट के सिनेरियो का। आप यूं समझो, जो ह्यूमन सर्वाइव की जो चीजें है ना, जो खाने पीने की चीजें है, वो एग्जेम्प्ट में आती है। क्या आती है? एग्जेम्प्ट। अब जैसे एक रूल भी होता है, वो मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा दोबारा, कि जो अगर एग्जेम्प्ट के ही सप्लाई करता है गुड्स को, और उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर भी क्रॉस हो जाता है, तब भी उसको लेने की जरूरत नहीं होती जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो कई जगह उनको रिलैक्सेशन मिलता है, ये हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। देखो एक दिन में तो सब कुछ पूरा नहीं हो सकता। अभी के लिए एग्जाम्पल को यूं समझ लो कि जो खाने पीने की जो चीजें होती है, जो जनरली जिन चीजों के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, जो नॉर्मल जो चीजें होती है, वो एग्जाम्प्ट में होती है। एग्जाम्प्ट वाली चीजें जनरली टैक्सेबल रेट में मूव नहीं होगी, ये चीज है। क्लियर है? और कस्टमर को ऊपर पैसे नहीं देना पड़ेगा। तो नील और जो एग्जाम्प्ट है वो लगभग कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सेम सा ही होता है। ठीक है सर, ये करंट क्लास हमारा नए बैच के, ये देखो नया बैच है, बिल्कुल ये नया बैच है। और जितने भी पुराने जो बैच थे, ओल्ड वाले जो बैच थे 2, उनको हमने ये नया बैच दिया है, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप जो जिन भी क्लास के टाइटल में जीएसटी अप्रैल लिखा हुआ आता है, वो नए बैच की क्लास है, और जिनमें जीएसटी अप्रैल नहीं आ रहा, वो पुराने बैच की क्लास है, टेंशन फ्री रहो। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई, कोई और कोई क्वेश्चन चैट में या वॉइस में? और कोई क्वेश्चन? सर इफ एनी पार्टी वांट, हाँ ये तो हो गया ना सर, हाँ ये भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, आगे बढ़े, कर लें प्रैक्टिकल। बोरिंग तो नहीं लग रही ना क्लासें? ठीक है भाई, यस लिखा आप लोगों ने? नहीं, पुराने वाले जवाब का होगा। चलो ठीक है, ठीक, चलो भाई ग्रेट। तो प्रैक्टिकली करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्यों, हाँ क्वेश्चन आंसर तो ले ही लिया ना अपनों ने। चलो हाँ, तो प्रैक्टिकल 2 चीजों का कर रहे हैं। पहला तो कर रहे हैं कि आपको क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखना है। क्या देखना है? क्रेडिट लेजर का बैलेंस। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या होता है सर, हम लोगों को सॉफ्टवेयर खरीद, अरे कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, ना कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, ना कुछ और खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे ही वर्किंग करना बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो।
कुछ भी नहीं खरीदने की जरूरत, आपको बस मेरी क्लासेस रेगुलर लेनी है और जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। असाइनमेंट का भी किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं है, आपको बस उनको डाउनलोड करने हैं और उनको सॉल्व करने जब मैं दूं। पहले असाइनमेंट्स को डाउनलोड मत करना, भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो भाई अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, जब मैं क्रेडिट लेजर की बात कर रहा हूं तो देखो ध्यान से सुनना, जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो आईटीसी होती है वो दो जगह आती है। एक जगह आती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि बचा हुआ बैलेंस। क्या होता है? बचा हुआ बैलेंस। समझ रहे हो मेरी बात? यानी क्रेडिट लेजर में एक्चुअल में वो आईटीसी होती है जो लास्ट मंथ को यूज करने के बाद में, लास्ट मंथ के टैक्स को पेमेंट करने के बाद में जो बैलेंस बच गया वो क्या होता है? क्रेडिट लेजर होता है। सर जो करंट मंथ की जो आईटीसी होती है वो एक रिटर्न में आती है, जिसको मैं कल या परसों की क्लास में क्लियर करूंगा। तो अभी के लिए समझना है कि जो क्रेडिट लेजर में आपको दिखा रहा हूं वो क्या स्टेटमेंट बता रहा है कि लास्ट मंथ की रिटर्न लगने के बाद में तेरे पास में एट ए प्रेजेंट टिल नाउ ये बैलेंस है। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब आता है टैक्स पेमेंट। टैक्स का पेमेंट आप रिटर्न बढ़ने से पहले भी कर सकते हो और रिटर्न बढ़ने के साथ में भी कर सकते हो, और कई बार सिनेरियो ऐसा भी आ जाता है कि रिटर्न बढ़ने के बाद में भी करना पड़ता है। तो तीनों सिचुएशन में पेमेंट करने का तरीका एक ही है। क्या बोला मैंने? रिटर्न बढ़ने से पहले पेमेंट कर लो, रिटर्न बढ़ने के साथ में पेमेंट कर लो, और कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि रिटर्न बढ़ने के बाद में भी पेमेंट करना पड़ जाता है। तो तीन सिचुएशन हुई ना पेमेंट करने की, तीन सिचुएशन हुई, लेकिन तीनों सिचुएशन का पेमेंट करने का तरीका एक ही है। सर ये आज ही क्यों पढ़ा रहे हो आप? इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत जीएसटी पोर्टल से फैमिलियर हो जाओ। देखो हल्के हल्के मैं थोड़ी टॉपिक पकड़ रहा हूं, हल्के हल्के पोर्टल के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जब अपनों पूरा का पूरा एक साथ ओरिजिनल काम करेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जो आपको अनजान लगे, अटपटी लगे, क्योंकि एक बार आप पूरा ही नया देखोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। कम से कम शक्ल सूरत तो याद रहेगी कि हाँ ये वो था, ये वो था, ये वो था, हल्का हल्का फिट हो जाएगा। इसलिए उसको फैमिलियर करने के लिए मैं हल्के हल्के पॉइंट पकड़ रहा हूं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं। क्या करते हैं? पोर्टल ओपन करते हैं। तो ये मैंने जीएसटी की साइट ओपन करी। ठीक है, हाँ भाई अब 2 मिनट रुकिएगा, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन आंसर के लिए रोक के रखा था। एक बार थोड़ा सा ये बता दूं मैं आईटीसी का, फिर क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। हाँ तो यहाँ पे जीएसटी की साइट खोल ली मैंने, www.gst.gov.in, जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। यहाँ पे लॉगिन का बटन है, तो इस लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एक पार्टी का मैं ओपन कर देता हूं, कोई भी एक पार्टी का ओपन कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया, आईडी पासवर्ड डाल देंगे, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये कैप्चे जो कोड होगा ये इसमें डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अरे यार पासवर्ड गलत बता रहा है, क्या बता रहा है? गलत बता रहा है। चलो कोई ना, 1 सेकेंड ले लेते हैं। चलो भाई, कैप्चे लिखा मैंने और ये लॉगिन कर। अरे ये क्या बात हुई, चेंज कैसे कर दी है? 1 सेकेंड, मैंने पोर्टल ही गलत खोल के, 1 सेकेंड रुको, दूसरा खोलता हूँ। है कि यूज करते हैं ना इस, चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। साइड क्या, और ये मैंने खोला पोर्टल दूसरा। ठीक है, ये मैंने पोर्टल ओपन कर लिया। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तब आएगा सामने। और यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाला है, ओपन किया, लॉगिन। ठीक है, जैसे मैं आईडी पासवर्ड डालूंगा लॉगिन कर लूंगा। सर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा, वो लास्ट क्लास में मैंने क्लियर करा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिमाइंड मी लेटर के ऊपर आपको क्लिक करना है।
ठीक है, वो क्या मैसेज आया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने ओपन कर लिया। अब जनरल से आपका एक सवाल होता है, सर कैसे पता चलेगा कि पार्टी मंथली रिटर्न लगाती है या क्वार्टरली लगाती है? यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्या देगा? यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखाई देगा, दिख रहा है? यहाँ पे अगर मंथली लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? पार्टी मंथली रिटर्न लगाती है। क्लियर हो गई? यहाँ पे अगर क्वार्टरली लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब पार्टी क्वार्टरली रिटर्न लगाती है। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ही नहीं ना आज की क्लास में कि रिटर्न मंथली लगाती है क्वार्टरली लगाती है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? क्रेडिट लेजर को देखना। क्रेडिट लेजर कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन आ जाएगी लेजर बैलेंस की। अभी इस वाले लेजर बैलेंस को फोकस करो, क्रेडिट लेजर यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये है क्रेडिट लेजर यानी ये आईटीसी का लेजर है। इसमें आप देख लो आईजीएसटी में पैसा पड़ा है 13,000, सीजीएसटी में पड़ा है 13,000, एसजीएसटी में पड़ा है 13,000, शेष 21। शेष क्या होता है नेक्स्ट क्लास की मीनिंग में पढ़ेंगे, आज शेष को इग्नोर करो। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में ये पैसा पड़ा है। ये कौन सा पैसा है? तो लास्ट क्लास की रिटर्न लगने के बाद में जो पैसा बच गया वो हमारे पास में ये आईटीसी पड़ी है। बोलो बात क्लियर हो गई? बोलो बात क्लियर है? डन है? इस तरह से हम हमारे क्रेडिट लेजर बैलेंस को देख सकते हैं। अब सर मान लो मेरे को पेमेंट करना है 500 रुपए का, मेरे को पेमेंट करना है 500 रुपीज का पेमेंट करना है, वो कैसे करूं? उसके लिए आपको चालान बनाना पड़ेगा। चालान दो तरह से पे होता है, नेट बैंकिंग से और कैश भी। 10,000 रुपए तक का कैश पे कर सकते हैं और बाकी आपको फिर नेट बैंकिंग से ही करना पड़ता है। सर उसके क्या रूल है? जब ओरिजिनल वाला करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी प्रैक्टिकल सुनो मेरी बात कि करते कैसे। जैसा कि मैंने कहा हल्का हल्का अपना टच करेंगे एक बार के लिए। तो भाई पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है? पहले बात तो पेमेंट करना कब है? बताओ पेमेंट कब करना है? कोई भी कैंडिडेट आंसर देना चाहे कि पेमेंट की कब जरूरत पड़ती है तो रेज हैंड करो। कोई कैंडिडेट आंसर देना चाहता है, एक कैंडिडेट का मैं माइक ऑन कर दूंगा। मुझे बताओ कैश का पेमेंट की जरूरत कब होती है? हाँ जुदर जी बताइए। सर जब से एक्स्ट्रा लायबिलिटी बनेगा तभी करेगा। नहीं, गलत आंसर। चलो ठीक है, कोई दूसरा कैंडिडेट? नहीं, वॉइस में मैं रैंडम ऑन करूंगा माइक। हाँ अजीत जी बताइए। जी सर, इसमें जब कैश लायबिलिटी बनेगी तब हमें जमा करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन अगर हम वो कब बनेगी? वो जब मिलेगी जब हमारे क्रेडिट बैलेंस में अगर उतना मान लो हमें 11,000 जमा करनी है, हमारे क्रेडिट बैलेंस में 10,000 है तो 1,000 रुपए कैश लायबिलिटी हमारी बन जाएगी सर वहां। बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर मिल चुका है, इसलिए अब सबके माइक बंद कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या था? कैश में पेमेंट कब करना होगा। हालांकि फर्स्ट आंसर आया था टैक्स लायबिलिटी वाला, लेकिन वो आंसर पूरा नहीं था। टैक्स लायबिलिटी तो हमेशा ही है। अरे मैंने जब आपको मंथली एडजस्टमेंट 1 पढ़ाया था उसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं थी 15,000 रुपए की, थी ना? लेकिन कैश में पेमेंट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि 20,000 आईटीसी थी। लेकिन जो हमने सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ा था उसमें करना पड़ा 1,000 का। क्यों? क्योंकि आईटीसी नहीं थी। तो इन जनरल कि हम टैक्स का जो पेमेंट है वो कैश में कब करते हैं? जब हमारा जो टैक्स है वो आईटीसी से सेट ऑफ नहीं होता, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसका पेमेंट करने के लिए हमें चालान बनाना पड़ता है। बोलो स्टेटमेंट क्लियर हो गया सभी को? सर मेरा नहीं लिया, वो अंतर्यामी जी मैंने रैंडम ऑन किए थे तो वो दिख गया, उसके ऊपर टिक कर दिया है ना। प्लीज दिल पे ना लगाएं, नेक्स्ट टाइम आपका पहले कर लेंगे। चलो भाई ठीक है। तो अब देखो भाई पेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है? सर्विस पे जाना है, यहां पे पेमेंट दिखाई देगा आपको। सर्विस में जाएंगे, यहां पे पेमेंट दिखाई देगा। यहां पे क्या आ रहा है? क्रिएट चालान। इस चालान पे क्रिएट करना है। अब ये यहां पे पूछ रहा है कि मंथली वालों का करना है या एनी अदर। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि हम जीएसटी में रेगुलर हैं और हम नॉर्मल वाला पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पेमेंट करने के लिए क्या ऑप्शन लेना है? एनी अदर पेमेंट। पेमेंट कर नहीं रहे हैं अभी अपनों, बस पोर्टल से फैमिलियर करने के लिए हल्के हल्के पॉइंट बता रहा हूं। तो मैंने एनी अदर पेमेंट पे क्लिक कर दिया। यहां पे क्या बटन आया? प्रोसीड। इस प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया। इसको मैं डाउन करूंगा। अब जैसे मान लो, अब देखो ये वो यूजीएसटी एसजीएसटी वाली बात बता रहा था ना मैं, अब ये उत्तर प्रदेश की है तो ये देखो यू आ गया। तो अब उत्तर प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है जब भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करेगा वहां पे एसजीएसटी नहीं लिखेगा, वो यूजीएसटी लिखेगा।
अब यूजीएसटी का मतलब यूटी नहीं है, उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ गई ना बात, वो ही शाबाश। अब ऐसे मान लेते हैं कि आईजीएसटी में 10 रुपए का पेमेंट करना है, डाल दिया। यहां पे नीचे आओगे, ई पेमेंट मिल रहा है, ओवर द काउंटर मिल रहा है। अगर तुम्हें बैंक में जाके जमा कराना है तब तो ओवर द काउंटर पे क्लिक कर लो, ऑनलाइन जमा करना है तो ऑनलाइन पे क्लिक कर दो। तो ई पेमेंट पे क्लिक किया और यहां पे आपने जनरेट चालान पे क्लिक कर दिया। तो अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, चालान सक्सेसफुल जनरेटेड। डाउन करोगे, यहां पे आ रहा है नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हो, इस पे आपने क्लिक किया। अब जो ये बैंकें दिखा रहे हैं ना, इन्हीं बैंकों से ही पेमेंट होगा। सर हमारा तो इसमें खाता ही नहीं है, तो सर इसमें कुछ नहीं कर सकते, सर इसमें कुछ नहीं कर सकते, खाता खुलाओ। इन्हीं बैंकों के अलावा किसी दूसरी बैंकों में नहीं हो पाएगा। सर मेरा खाता तो halibali.com में है। अब यहाँ पे halibali.com नहीं है ना, नहीं है ना, तो नहीं कर सकते। यही वो बैंक हैं जिनसे कर सकते हो। तो इन जनरल HDFC मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा खाता HDFC में। टिक किया, मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया, ये खुल गया। यहाँ पे रिटेल यूजर या कॉर्पोरेट यूजर जो भी, उस पर क्लिक करा, आईडी पासवर्ड डालो, ट्रांजैक्शन आईडी डालो, पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट होगा, आज नहीं कर रहे हैं आगे करेंगे, जैसे ही पेमेंट होगा सक्सेसफुल, तो ये आपका जो पैसा है ये यहां पे कैश लेजर में आ जाएगा। यानी ये कैश लेजर दिखाई दे रहा है ना, यानी जब भी आप चालान का पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट इस कैश लेजर बैलेंस में आ जाएगा। सर नहीं आया तो उसकी फिर शिकायत करनी होती है, और कई बार वो पैसा वापस भी आ जाता है, कई बार हमें दोबारा भी करना पड़ता है, कई बार 1-1.5 घंटे में भी आ जाता है। तो ये कैसे होते हैं ये थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। आज हमारा जो सिनेरियो था वो इतना ही था। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। आईटीसी चेक करने के लिए डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, बात खत्म। पेमेंट करने के लिए सर्विसेज पे जाना है, पेमेंट पे गए, यहाँ पे क्रिएट चालान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। डाउन करोगे, यहाँ पे एनी अदर पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे। माना कि आपको आईजीएसटी का भुगतान करना है, 1 रुपया दिया और चालान बना के करना है, क्लाइंट को चालान चाहिए, ओवर द काउंटर पे क्लिक कर दोगे। क्लाइंट ने बोला मैं तो आईडीबीआई में जमा कराऊंगा, ये ले आईडीबीआई, मैं तो कैश में जमा कराऊंगा, ये भैया जी कैश ले ले, और ये कर दो जनरेट चालान। ये कर दिया जनरेट चालान, चालान सक्सेसफुल जनरेटेड। डाउन करना है, डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करा, ये सेव करा, और ये तो पीडीएफ अगले को व्हाट्सअप कर दिया, प्रिंट निकाल के दे दी। प्रिंट निकालने के 50 रुपए अलग से ले लेना, और ये अगले को पकड़ा दिया, बोले जा कराया बैंक में जमा। जैसे बैंक में जमा कराएगा तो ये पैसा कहां पे आएगा, जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे पैसा कैश लेजर में आएगा। हालांकि आप कह सकते हो सर मजा नहीं आया, मैंने तो प्रैक्टिकल आज करा ही नहीं रहा। मेन उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा ये बटनों से फैमिलियर हो जाओ, बस यही उद्देश्य आज। बोलो सेगमेंट क्लियर है, बोलो सेगमेंट क्लियर है। सुरेंद्र जी करते हैं, इसके ऊपर भी करते हैं, लाते हैं कोई ऐसा ऑप्शन भी। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर लेने से पहले सर कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के पॉइंट, बाकी के जीएसटी के मीनिंग और जीएसटी पोर्टल का ओवरव्यू। यानी जीएसटी पोर्टल में जो मेन जो फीचर है, सर्टिफिकेट कैसे निकालेंगे, कोई बैंक अकाउंट ऐड और नया करना हो कैसे करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग करना हो तो कैसे करेंगे। यानी पोर्टल के ऊपर जो जनरल वर्क होते हैं, टेक्निकल टर्म्स वाले जो वर्क होते हैं, उनका ओवरव्यू करेंगे और बाकी का मीनिंग पढ़ेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल सिनेरियो थोड़ा सा ज्यादा होगा। सर असाइनमेंट कब दोगे, वक्त है, अभी 2 से 3 क्लासेस और लगेगी। सर एक बार नेफ्ट वाला भी वही है, देखो नेफ्ट, देखो मैं बताऊं नेफ्ट कोई नहीं करता, नेट बैंकिंग करते हैं सब नेट बैंकिंग करते हैं, बाकी नेफ्ट वाला भी वही है। बेटर ये रहेगा कि मैं आपको ओरिजिनल करके दिखा दूं। क्या करके दिखा दूं, ओरिजिनल करके दिखा दूं। तो अभी 1-2 दिन में पेमेंट रिटर्न लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं ओरिजिनल करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बोलो, और जिसको क्वेश्चन आंसर नहीं है वो बता दो आज की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाउ टू अप्लाई जीएसटी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ अभी जी बहुत थोड़ा आगे का टॉपिक है, जल्दी पूछ लिया, या तो रिकॉर्डिंग देख लेना प्रीवियस बैच की। बाकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको 10 से 15 क्लासेस बाद में कराऊंगा, क्योंकि पहले मैं फाइलिंग कराऊंगा, पहले ये चीज है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाउ टू
असाइनमेंट जब मैं आपको बोलूंगा तब बताऊंगा कि सर क्वालिटी इज नॉट गुड, कौन सी क्वालिटी गुड नहीं है, मतलब वीडियो क्वालिटी गुड नहीं है या पढ़ाने की क्वालिटी गुड नहीं है, ये बताइए। वीडियो हाँ भाई, बाकी मुझे ये बताइए कि बाकियों को क्वालिटी सही लग रही है क्या, बाकियों की क्वालिटी सही है? एसी लिख दो भाई अगर सब कुछ सही है तो ये तो देख लीजिए थोड़ा सा आप। अब एसी का मतलब होता है ऑल क्लियर, तो एक बार आप अपने थोड़ा सा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि कई बार टेक्निकल इशू आ जाते हैं, बाकी आते नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे कह लीजिए कि आपने ही इशू रेज किया है, लेकिन हम मान रहे हैं कि हमारी तरफ से इशू होगा। हालांकि बाकी कैंडिडेट्स एसी लिख रहे हैं, आप चैट में देख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि हमारी तरफ से इशू है, मान लेते हैं। तो हमने इंट्रो क्लास में एक प्रोसेस बताई है उसकी कंप्लेन दर्ज कराने की, प्लीज वो आप फॉलो कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल कर लेगी और पूरी कोशिश करेगी कि वो जो टेक का इशू है वो आपका सॉल्व हो जाए, ये चीज है। तो मेन ऐसा नहीं है कि हम हमारी गलती नहीं मानते, वैसे तो मोस्टली हमारी ही मान लेते हैं, लेकिन फिर भी बाकी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नहीं आ रहा इशू, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत। सर लेजर में प्रॉफिट भी ऐड करना होता है क्या? नहीं, प्रॉफिट वगैरह कोई ऐड नहीं। देखो समझो, अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको हम मिक्स नहीं करें। अभी जीएसटी पे फोकस करते हैं, सारी चीजें कवर हो जाएगी। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन? सर कोई वॉइस इको करती है? सर कभी वॉइस इको करती है वो देखो, कब कोई कैंडिडेट वॉइस क्वेश्चन पूछता है ना, तब उसका भी माइक ऑन होता है, मेरा भी माइक ऑन होता है और स्पीकर भी हो जाता है, तो उस केस में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कम मिलेगी, रिकॉर्डिंग ऑटो अपडेट होती है। देखो प्लीज इंट्रो क्लास जरूर वॉच कीजिए, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, क्वेरी कैसे कर सकते हैं लाइव क्लास के बाद में, है ना, और ये बाकी मटेरियल कैसे मिलेगा, ये सारा इंट्रो क्लास में कराया है। प्लीज एप्लीकेशन ऑन करें, कोर्स को ओपन करें, लाइव क्लासेस पे क्लिक कीजिए, इंट्रो क्लास वॉच कीजिए, इंट्रो क्लास प्लीज। सर चालान का पेमेंट क्लाइंट के अकाउंट से ही करेंगे? हाँ, क्लाइंट के अकाउंट से ही कीजिए, वैसे किसी भी अकाउंट से किया जा सकता है, लेकिन क्लाइंट के अकाउंट से कीजिए, बेस्ट है, बेस्ट क्लाइंट के अकाउंट से ही है। चलो भाई ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर एंड कर सकता हूं। वैसे आज थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरे को, मेरा सेकंड क्लास थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा। वैसे क्या है कि बारिश इस वक्त बिना फालतू ही आ रही है यार, बिना फालतू बारिश आ रही है। ख्याति जी वो सेकंड क्लास नहीं है, प्लीज ग्रुप में मैसेज डाल देना, है ना। हालांकि मैं इसको भी आज पोस्टपोन ही कर रहा था, लेकिन वो वही बात है, नया बैच है, सेकंड क्लास ही है, तो इसलिए मैंने नहीं करा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वो आप मैसेज डाल देना ग्रुप में, ठीक है। चलो भाई ठीक है। सर 3 मई का, अरे 3 मई की वाली क्लास आप लोगों की नहीं है, आप 3 मई की जो नए बैच वालों की क्लास नहीं है, वो हमारे पुराने स्टूडेंटों की क्लास है, एग्जाम से रिलेटेड क्लास है वो। अगर आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आए तो ज्वाइन मत करना, और अगर करो भी तो वो आपके लिए नहीं है। गेहूं हमारे मोनिका जी हमारे भी खराब हो गए, वैसे ब्लैक हो गया, थोड़ा सा गेहूं ब्लैक हो गया। हाँ राहुल कुमार जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। सर जैसे किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, उसी पैन नंबर पे दूसरा जीएसटी नंबर लेते हैं, तो उस पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे सर? उसमें देखो, वैसे आप जैसे जनरल वे में अप्लाई करते हो वैसे आप अप्लाई कर दो, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उसके अंदर नीचे जस्ट ऑप्शन होता है कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल डाल दो, तो उसमें डिटेल डाल देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ढाल ही दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ढाल ही देना। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भाई ठीक, चलो भाई ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा इको लगा होगा, वॉइस क्वेश्चन लेते तो हल्का सा इको आता ही है। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, खाना वगैरह खाइए, रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।